नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं 86 रन 2024। बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड में हम एक बार बात करेंगे महिला वोटर्स को लेकर के। आधी आबादी 48% से ज्यादा मतदाता महिला हैं वहां और बहुत कुछ तय करते हैं। कुछ जिले ऐसे हैं कि जिसमें महिला मतदाता ही सब कुछ तय करती हैं। वजह यह है कि पुरुष कमाने के लिहाज से पलायन किए हुए हैं। ये बड़ा मुद्दा वहां पे गूंजता है और इस पे मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन पलायन पे हम जरूर बात करेंगे, राजनीतिक दलों से चर्चा करेंगे। पलायन की वजह से वहां पे कहा यह जाता है कि महिला मतदाता ही होती हैं, लेकिन 9 जिलों की हालत यह है अभी भी, ना सड़क है ना पीने के पानी की प्रॉपर व्यवस्था है। अगर महिला के गर्भवती महिला की तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थितियां बनती हैं। देखिए, विकास का दम कोई पार्टी भरे, लेकिन कुछ सच्चाई ऐसी है कि जैसे आप छिपा नहीं सकते। अगर आप कह भी देंगे, हम भी अगर कुछ कहें, तो वहां की हकीकत जो महिलाएं बयां करती हैं आप उसे दूर नहीं कर सकते। दूर तो वो तभी होंगी जब आप वहां पे डेवलपमेंट करेंगे, अपने पैरामीटर्स बदलेंगे। केवल ये कह देने से कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है, तो आई थिंक वो प्रॉपर नहीं है। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ शिषपाल सिंह जी हैं और दीपक रावत जी यूकेडी से हैं और रविंद्र वाल्मीकि जी हमारे साथ भाजपा से जुड़ रहे हैं। मैं सर पाल साहब आपके पास में आना चाहूंगा। मैं आपकी भी सरकार रही है, अभी वहां पे बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो ऐसा क्या है कि आधी आबादी जो महिलाओं की है, वोट के लिए तो हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ऊपर रखती है, लेकिन वाकई जिन जो महिलाओं को जिस परेशानी का सामना करना पड़ता है, अगर पानी की दिक्कत है, बच्चों के एजुकेशन की दिक्कत है, उनके गर्भवती महिलाओं के लिए हॉस्पिटल की कुछ सुविधा चाहिए, तो सबसे ज्यादा सफर करती हैं महिलाएं। क्या कारण है? ये बात ठीक है कि चले पहाड़ी एरिया है, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा कि जहाँ पे कुछ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। अगर इतने साल बाद भी नहीं हो पा रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि बड़ी चिंता की बात है? वास्तव में योगेंद्र जी, ये पहाड़ जैसी समस्या है और ये दर्द बहुत बड़ा है, कुछ छोटा मोटा नहीं है। कि आज भी जो है हमारी माता बहनों को जो है प्रसव के दौरान जो कठिनाई होती है, और आप आए दिन अखबारों में देखते होंगे कि आज जो है जच्चा की मौत हो गई, आज जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई, आज जो है बुजुर्ग की मौत हो गई, आज इस बच्चे को नहीं बचाया जा सका। और पर्वतीय क्षेत्रों में सरकार दावे बहुत कर रही है कि हमने स्वास्थ्य सेवाएं जो है इतनी बेहतर कर दी, लेकिन चार धाम यात्रा के दौरान आपने देखा कि रिकॉर्ड तीर्थ यात्रियों की मौतें हुई। इसलिए हुई कि वहां पर जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं थे और उपकरण भी नहीं थे। आप जहां तक दूसरी बात करें, महिला सशक्तिकरण के बहुत से दावे हो रहे हैं। आपको अगर आदरणीय हरीश राव जी की सरकार का कार्यकाल याद सर मेरा होगा। एक सवाल है शिषपाल जी, मेरा एक सवाल पहले है सर, मैं क्योंकि मैंने आपसे भी जानना चाहा था कि गवर्नमेंट आपकी भी रही है, गवर्नमेंट अभी बीजेपी की भी है। सुनिए, बीजेपी से सवाल बनता है क्योंकि जवाबदेही वर्तमान में उनकी है, लेकिन वहां के जब लोगों से बात होती है तो उनका ये कहना होता है, वो आपको भी कटघरे में खड़ा करते हैं कि कांग्रेस ने भी कोई बहुत बेहतर तरीके से हमारे लिए काम नहीं किया यहाँ पे। देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल ये सच है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की भी सरकार रही है, 2 कार्यकाल हमें भी मिले हैं, लेकिन भाजपा को जो है 3 बार जो है राज्य की जनता ने मौका दिया। और आपको अगर याद होगा योगेंद्र जी कि इस राज्य में जो भी विकास किया है, स्वर्गीय एनडी तिवारी जी के दौर में हुआ या आदरणीय हरीश राव जी के दौर में हुआ, ये राज्य का बच्चा बच्चा जानता है। और हम जहां पर जो है स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़कर के गए थे, जहां पर हम महिला सशक्तिकरण का जो है काम छोड़कर के गए थे, भाजपा की सरकार में वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। और राज्य में अगर आप हरीश रावत जी के कार्यकाल को उठाकर देखेंगे योगेंद्र जी, मैं उसी बात को समय भी कह रहा था, आपने काट दिया था कि जो उत्तराखंड की नगदी फसलें हैं, जो आज मिलेट योजना की बात भाजपा करती है, लेकिन धरातल पर उसके पास कोई योजना नहीं है। जो यहाँ का मंडुआ है, जो यहाँ की राजमा है, जो यहाँ की चोलाई है, जो यहाँ की कुलत है, जो हमारा अन्य अनाज है, उसको जो हरीश रावत जी ने अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्रमोट करने का काम किया। चार धाम ये जो हमारे हैं, वहां पर जो प्रसाद चढ़ता है, उसका काम जो स्थानीय महिला समूह के हाथ में दिया था। इंदिरा अम्मा भोजनालय जो है बहुत प्रसिद्ध हुए थे और लोगों ने जो है उसका बड़ा लाभ भी उठाया था, लेकिन भाजपा सरकार ने वो जो है बंद कर दिए। वो सब महिला स्वयं सहायता समूह के हाथ में था। तो भाजपा महिला सशक्तिकरण की केवल बात करती है, लेकिन धरातल पे उसकी कई योजना नहीं है। और जब जब बात आती है उसकी पुष्टि की,
तो ठीक है कि कुछ भाजपा से जुड़े लोगों को उसका लाभ मिल रहा होगा, लेकिन आम उत्तराखंडी महिला को या आम जो राज्य की हमारी, चाहे वो हरिद्वार के भी सुदूर आप ग्रामीण क्षेत्र में गुरुकुल नारसन चले जाए पूछिए, उनको जो है कोई इसका लाभ नहीं मिल रहा है। और स्वास्थ्य सेवा, शिषपाल जी वापस लौटूंगा सर, वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं दीपक जी के पास में जाना चाहूंगा और हमारे साथ रविंद्र वाल्मीकि जी फोन लाइन पे जुड़े हुए, आपको सुन भी रहे हैं। दीपक जी, क्या लगता है, कांग्रेस बीजेपी के पाले में डालती है? बीजेपी से अभी रविंद्र वाल्मीकि जी कहेंगे कि हरीश रावत जी के कार्यकाल का हिसाब देना चाहिए। बड़ी अजीब सी स्थिति होती है कि अपने कार्यकाल का कोई हिसाब नहीं देना चाहता है, दूसरे कार्यकाल को सब कोई कोसना चाहते हैं। तो वाकई कहाँ खामी रह रही है कि जिससे आज भी वहां पे जो लोग हैं परेशान हो रहे हैं? वीरेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही, कंटिन्यू करिए। वीरेंद्र जी, इस प्रदेश की यही विडंबना है कि एक गोल पोस्ट में भारतीय जनता पार्टी है और एक गोल पोस्ट में कांग्रेस है, और बीच में जो फुटबॉल है वो यहाँ की जनता है। ये जब चाहे बॉल को इधर खिसका रहे हैं, जब चाहे बॉल उधर खिसका रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि वो उस बॉल जो ये जिस लात से उस बॉल को मार रहे हैं, जिसका वो नुकसान कर रहे हैं, वो उसी बॉल की वजह से ये खिलाड़ी बने हुए हैं राजनीतिक रूप से, लेकिन इन्हें इनकी कोई चिंता नहीं है। आज आप विडंबना देखिए, 2 बार का शासन कांग्रेस का रहा, 2 बार का शासन भारतीय जनता पार्टी का रहा, लेकिन ये प्रदेश आज भी उन्हीं मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है जो उत्तराखंड बनने से पहले पूर्व में उत्तर प्रदेश के साथ थी। मैं बहुत ही स्पष्ट कहना चाहूंगा, जब तक राष्ट्रीय पार्टियां इस प्रदेश में रहेंगी, ये प्रदेश कभी भी उन्नति नहीं कर पाएगा। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों के साथ दिक्कत क्या है, उनकी एक राष्ट्रीय नीति होती है, राष्ट्र का जो जनमानस होता है उनसे संबंधित वो नीतियां बनाते हैं। लेकिन इस विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में जब तक यहाँ का मूल निवासी केंद्र की सारी राज्य की नीति का मुख्य केंद्रीय बिंदु नहीं रहेगा, तब तक ये समस्याओं का जो सामना है वो यहाँ के प्रदेश के वासी को करना पड़ेगा। आज ही मैं आपके माध्यम से पूरे जनता को बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पिछले 10 वर्षों से जब से वो राज कर रही है, उसने इस प्रदेश में चहुमुखी विकास किया है। वो बद्रीनाथ केदारनाथ की बात करते हैं, वहां की 4 धाम यात्रा की बात, विकास की बात करते हैं, और आप चकित रह जाएंगे कि राजधानी देहरादून से मात्र 60 या 50 से 60 किलोमीटर दूर सहसपुर विधानसभा में 8 गांव ऐसे हैं जिन्होंने आगामी आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया। और विडंबना देखिए, उनका बहिष्कार का कारण क्या है कि उनके गांव में रोड नहीं पहुंची, जो एक जनमानस की सुविधाएं होनी चाहिए जीवन यापन करने के लिए, वो उनके गांव में नहीं पहुंचा। और इससे बड़ी विडंबना क्या है वीरेंद्र जी, कि 2004 में भी उन्होंने इसीलिए आंदोलन किया था। सोचिए, 2019 में भी उन्होंने बहिष्कार की बात करी थी। तो मैं पूछना चाहूंगा कि देहरादून राजधानी से 400 किलोमीटर दूर तो विकास पहुंच जाता है, लेकिन 50 किलोमीटर दूर सहसपुर विधानसभा में उसके अंतर्गत जो गांव आने वाले हैं, वहां विकास नहीं पहुंचता। तो मैं पूछना चाहूंगा, निवर्तमान हमारे जो सांसद हैं वो कहाँ थे? ये विषय तो जानना पड़ेगा। रविंद्र जी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम से वीडियो नहीं आ पा रहा उनका। वीरेंद्र जी, आप रविंद्र जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 बिल्कुल सुन रहा हूँ सर। रविंद्र वाल्मीकि जी, जी जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी रविंद्र जी, मुद्दा यह है कि आधी आबादी के आंसू पहुंचना सब कोई चाहता है, लेकिन समस्या का हल कोई नहीं करना चाहता है। 9 जिलों की स्थितियां अभी भी ये हैं कि वहां की महिलाओं को, आप अंदाजा लगाइए, आप तो खैर फील्ड में रहते हैं, राजनीति करते हैं, ना उनके पास में ढंग से पीने के पानी की सुविधा है, बच्चे स्कूल में जाने से डरते हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए जो घर में माना जाता है कि वरदान है भगवान का, ये वो उनके लिए कष्ट होता है। तो कैसे इस डेवलपमेंट की तस्वीर की हम बात कर सकते हैं चुनाव में? नहीं बिल्कुल, आपकी जो आपने रिपोर्टिंग करी है ये बिल्कुल आपने किसी आधार पे की होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं ये कहूं कि पूर्ण रूप से विकास हमने पूर्ण रूप से उत्तराखंड के प्रत्येक गांव में कर दिया है, तो ये भी सही नहीं है। लेकिन हाँ, इसके प्रयास को जिस प्रकार से 2014 के बाद से जिसमें तेजी आई है, आप ये लगाइए, अंदाजा लगाइए कि हमारे पहाड़ पे पहुंचने के लिए कनेक्टिविटी, रोडों के साधन भी सही नहीं थे। रोड को एक तरफ से 2.5 घंटे एक तरफ से चालू रखा जाता था, 2.5 घंटे दूसरी तरफ से ट्रैफिक को रोक के रखा जाता था। तो इस तरीके से यहाँ पे बरसों बरस ये व्यवस्था
अंग्रेजों के जमाने की बनाई हुई चलती रही कि 2.5 घंटा आप यहाँ से चलाओगे, फिर उसके बाद नीचे वाला बैरियर से 2.5 घंटे बाद इसे छोड़ेंगे। तो ये व्यवस्थाओं के आलम था हमारे यहाँ। आज जिस प्रकार से 2014 के बाद से जो लगातार विकास की जो इबादत लिखी जा रही है, चाहे सड़क कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, हॉस्पिटल हो, कई ऐसे हॉस्पिटल, चाहे नैनीताल में एम्स, ऋषिकेश एम्स हो, चाहे हल्द्वानी में नया एम्स हो, या बेड बढ़ाने की सुविधाएं की जा रही हो, चाहे श्रीनगर को ब्लड के उसमें एक बड़ा वो दिया जा रहा हो। तो ये इस तरीके की जो हेल्थ के सेक्टर में हो, अभी पीछे टाटा उसमें ने भी हमें जो है हेल्थ के सेक्टर में अच्छे कदम, साहसिक कदम उठाने के लिए पूरे देश भर में सम्मानित किया है कि उत्तराखंड ऐसा राज्य है जो अपनी हेल्थ की को लेके ज्यादा जागरूक है। तो मैं ये कहूँ कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ हुआ है इन 10 सालों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। जिस प्रकार से और प्रदेश में जो है उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण काफी कुछ हो, और आने वाले समय में बहुत कुछ होगा। रोजगार के साधन बढ़े हैं, यहाँ सड़क कनेक्टिविटी हुई है। आप लगाइए देहरादून और हरिद्वार को जोड़ने वाली जब हम उत्तराखंड से पार करते थे, मान लीजिए हमें उत्तराखंड से निकल के दिल्ली की ओर जाना है, तो यहाँ से आप लगाइए कि निकलने की रोडें सही नहीं थी। उत्तराखंड में से बाहर निकलते ही डाट मंदिर में 4-4 घंटे जाम में खड़ा होना पड़ता था। 2016 के बाद हमने नई सुरंग बनाई, जिसके कारण कनेक्टिविटी थोड़ी इजी हुई, नहीं तो वही 100 साल पुरानी अंग्रेजों के जमाने की टनल थी। हरिद्वार की तरफ से हम जाते थे तो जो छोटे छोटे पुल थे, जो अंग्रेजों के जमाने के सड़कों के ऊपर पुल है, वही 15 फीट 16 फीट के पुल थे, जिसके कारण यातायात व्यवस्था सुचारू ढंग से नहीं हो पाती थी। आज बड़ी बड़ी हाईवे है, बड़ी बड़ी लाइनें हैं। ये जरूर है कि जिस प्रकार से तेजी है, चाहे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का मामला हो, और बहुत सारी चीजें हैं, जिस प्रकार से गाँव में की प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत गाँव में सड़क पहुंचाने का काम हो, तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ भी है, और जो रह गया वो भी आगे होगा। जी शिषपाल जी, सुना भी आपने कि आपके वक्त की स्थितियां ये थी, बीजेपी ने उसे बेहतर किया है, वहां की पब्लिक जानती है कि कितना काम हुआ है। देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से इससे ज्यादा उम्मीद हम कर भी नहीं सकते। जिनके लिए देश आजादी 2014 में हुआ हो, 2014 से पहले तो इस देश में न स्वास्थ्य सेवाएं थी, न सड़कें थी, न स्कूल थे, न IIT थी, न IIM थे, न रेलवे थी, न एयरलाइंस थी, न जो है सेना थी, न पुलिस थी। तो भाजपा के प्रवक्ता तो जो है वही रटी रटाई बात करते हैं। और जो UPA 2 में DPRA बनी, जो विकास की रूपरेखा बनी, जो बजट उस समय रिलीज हुआ, उसके बाद भाजपा की सरकार आ गई, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी उस रुके हुए काम को आगे बढ़ाने की। दूसरे के काम का श्रेय इनसे बेहतर कोई दूसरा ले भी नहीं सकता। लेकिन आज राज्य में जो आधी आबादी की स्थिति है, आज हर घर की गृहिणी महंगाई से जूझ रही है, और उसकी चिंता है कि उसके घर में बेटा बेरोजगार है, उसका भाई बेरोजगार है, उसके पति का रोजगार छिन गया है। उस दिशा में तो भाजपा कभी चिंता करती हुई दिखाई नहीं देती। महंगाई के बोझ से हर आदमी इतना दब गया है कि 2 जून की रोटी कैसे उसकी जुटेगी, उसकी चिंता नहीं है। एक योजना थी इस राज्य के अंदर जो कांग्रेस की सरकार में थी, नंदा गौरवा योजना, जिससे राज्य की बेटियां पढ़ती थी, उनको सहायता मिलती थी। इनकी सरकार ने उसका बजट आगे कर दिया, आधा कर दिया, आधा। आप बताइए, ये है इनके महिला सशक्तिकरण के प्रयास। हमारी बेटियां अगर पढ़ेंगी नहीं तो बढ़ेंगी कैसे? और महिला अपराधों में 9 हिमालयी राज्यों में आज उत्तराखंड पहले नंबर पे। NCRB भारत सरकार की संस्था है, मेरी संस्था नहीं है, कांग्रेस की संस्था नहीं है। उसका डाटा कह रहा है कि 21-22 में उत्तराखंड में 872 बेटियों के साथ रेप हुआ, और 22-23 में ये संख्या बढ़ के 907 बेटियों के साथ रेप की हो गई। और अन्य अपराधों की संख्या जो बेटियों पर है, महिलाओं पर, वो तो हजारों में है। भाजपा उस पर कभी बात नहीं करती कि आखिर जो है महिला सशक्तिकरण उन बेटियों के लिए क्यों नहीं है जो इन जवाब दिलवा रहा हूँ। रविंद्र जी आपने सुना अपने साथी शिषपाल जी को? देखिए कि योजनाओं में कटौती की जा रही है, फिर महिला सशक्तिकरण की बात, महिला सशक्तिकरण की बात अच्छी नहीं लगती। जिनके महान नेता ने जिस प्रकार से कहा था कि रविंद्र जी सुन लिखा है, हम उस शक्ति को खत्म करना चाहते हैं। और इन्हें पूछना चाहता हूँ, अभी 4-5 दिन में नवरात्रि शुरू, रविंद्र जी आप तक आवाज आ रही है? चलिए दीपक जी आपके पास उस शक्ति को क्या ये समाप्त करना चाहते हैं? बात करते हैं। रविंद्र जी सुन रहे हैं आप मुझे? राहुल गांधी जी से पूछ लीजिए, जो शक्ति को खत्म करना चाहते हैं, आप इस तरीके से करेंगे?
आप कुछ कहते हैं, आपके नेता कुछ कहते हैं, तो आपकी बातों में जनता अब विश्वास करने वाला नहीं है। सनातन विरोधी, राज विरोधी लोगों को अब जनता और बढ़िया तरीके से सबक सिखाने का काम करेगी। जी, लेकिन इनका ये कहना है कि बजट में कटौती की जाती है, योजनाओं का जो आकार है उसमें कटौती कर दी जाती है, तो महिला सशक्तिकरण की बात कैसे की जाएगी? सवाल रविंद्र जी। जी मेरे से सवाल योगेंद्र जी। सर सवाल ये है, बजट में किसी प्रकार की कटौती नहीं है। योजना है लखपति दीदी नाम से इतनी जबरदस्त बच्चों योजना की चल पढ़ाई रही के है लिए, प्रदेश की महिलाएं लड़कियों की पढ़ाई के लिए, उसमें अगर कटौती कर जाती है बजट उन- में, तो फिर डेवलपमेंट की बात कैसे की जा सकती है? महिला सशक्तिकरण की बात कैसे होगी अगर बजट में कटौती होगी? ये आरोप है शीशपाल जी का। जी 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 मैं समझ रहा हूँ ये इनकी मंशा क्या है। आप बताइए, इस प्रकार से इस प्रदेश में लखपति दीदी नाम की एक योजना है जो पूरे तरीके से इतनी जबरदस्त है, जिसमें महिलाओं के सम्मान को, उनके द्वारा जो समूह में जो रोजगार के, स्वरोजगार के अवसर है, उसे बैंक द्वारा लोन दिया जाता है। उसके प्रोडक्ट को वन डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट करके उनके प्रोडक्ट को जो है वो किया जाता है कि इनके प्रोडक्टों को उड़ान मिल सके, इनके प्रोडक्टों को चमकाया जा सके। आज जिस प्रकार के लेके माननीय मुख्यमंत्री धामी इस प्रदेश की जनता के हित में जो है नित्य नए काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस का वही पुराना दोहरा चरित्र रवैया, ये कुछ कहते हैं, इनके बड़े नेता कुछ कहते हैं। इनको जनता फिर दोबारा से बड़े अंतर से यहाँ 5 की 5 सीटें जिता के भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के माला में पुष्प का काम करते हुए भेजेगी, और यहाँ फिर दोबारा से हम देश में तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखेंगे। चले, एक दीपक रावत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। जी दीपक जी। इनसे ये पूछिए कि इनका विकास, जो मैंने प्रश्न किया था उसका जवाब नहीं दिया, कि सहसपुर की जो 8 गांव है उनमें वो जो विरोध कर रहे हैं आगामी आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव का, इनका विकास वहां क्यों नहीं पहुंचा? अरे भाई, आप सहसपुर बहुत दूर चले गए, मैं आपको यहीं गिनवा दूंगा। आपको टेक्निकल चीजें पता है क्या होती है? आपको टेक्निकल चीजें पता है? देखिए, यूकेडी के प्रवक्ता है ये भाई साहब। क्या देखिए, कई सारी जगहों पे टेक्निकल दिक्कत है, जिसके कारण कुछ भूमि जो सड़क की है वो जंगलात के नाम है। वो जंगलात जब तक ट्रांसफर नहीं करेगा या एनजीटी उस पे वो नहीं देने का परमिशन, तब तक उन थोड़ी क्षेत्रों में दिक्कत है। लेकिन जल्दी वो दिक्कतें भी दूर की जाएंगी। उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि भाई इस पे जो है काम किया जा रहा है, इसे देखा जाएगा कि कैसे इन लोगों के घरों तक सड़कों को पहुंचाया जा सके। तो ऐसा नहीं है किसी को भी अनछुआ छोड़ देंगे। ये कांग्रेस राज नहीं है जहाँ पे बड़ी आबादी को भी छोड़ के पूरे देश में ये कह दिया जाता था, उन्होंने कहा जी पहला अधिकार जो है किसी एक वर्ग का होगा। यहाँ नहीं है, यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास की के मूल मंत्र से ही भारतीय जनता पार्टी विकास के पथ को आगे नित नए काम करके छू रही है। जी बिल्कुल, हर पार्टी का अपना एक दावा होता है, लेकिन उनका ये कहना है कि जो गांव हैं, देखिए पुरुष यहाँ से पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत सारी जगह पे रोजगार के अवसर कम होते हैं वहां पे, क्योंकि टूरिस्ट के जो सीजन होता है आप उसी के ऊपर टिके होते हैं और हर कहीं पे व्यवस्था नहीं बैठ पाती हैं। लेकिन महिलाएं वहां पे रहती हैं और सबसे ज्यादा परेशानी उन्हीं को होती है। इनका कहना है कि 8 गांव जो हैं, उन गांव में पलायन होने की वजह से महिलाएं वहां पे हैं और वो वोटिंग का बहिष्कार कर रही हैं क्योंकि मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही हैं। रविंद्र जी। जी देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल सही बात है, मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन इसी उत्तराखंड में 2014 के बाद 8.5 लाख से ज्यादा परिवारों को हर घर नल, हर घर जल की सहायता से घर घर में पानी पहुंचाने का काम किया। आज हर घर में बिजली का कनेक्शन पहुंचाने का काम किया। हर घर में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम किया। और अब इससे आगे सोलर के जरिए पैसे कमाने का विकल्प भी आज जिस प्रकार से आगे की ओर चल रहा है,
लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार से बागान, सेब के बागान और नए नए प्रोडक्ट मिलेट योजना के अंतर्गत जिस प्रकार से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ये आने वाले समय में इसको आप देखेंगे कि हमारे गांव के लोगों को किस प्रकार से लाभ होगा। मैं एक और बात बता दूं, देखिए मैं ये नहीं कहता कि पलायन बिल्कुल रुक गया, पलायन हो रहा है, लेकिन पलायन में भी कमी आई है। और दूसरी बात, अगर पलायन हो भी रहा है तो उत्तराखंड का पलायन उत्तराखंड में हो रहा है, जहां आज से पहले उत्तराखंड से पलायन करके लोग हजारों किलोमीटर दूर गुजरात, मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना, बेंगलोर यहाँ नौकरी करने जाते थे। आज हमारा पहाड़ का बच्चा अगर पलायन कर रहा है तो इस पहाड़ के डिस्ट्रिक्ट में ही उसको रोजगार उपलब्ध हो रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा काम हुआ है और आने वाले समय में ये विकास की रफ्तार पहाड़ के प्रथम गांव जिसे माणा कहा जाता है, नीति पास कहा जाता है, वहां तक पहुंचेगा। जी चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चलिए, बड़ी बात यही होती है कि कोई भी पार्टी हो, महिलाओं को लेकर के मुद्दा जरूर बनाती है, लेकिन मुद्दे के बाद में उसका असर भी दिखना चाहिए। आधी आबादी है, अगर वोटिंग परसेंटेज की भी बात करें तो बढ़ रहा है उनका रेशो। और अभी पिछले दिनों जो इलेक्शन कमीशन ने आंकड़े जारी किए उसमें तो और भी रोचक तथ्य सामने आए कि कई जगह पर महिला मतदाता हैं, उनकी संख्या में इजाफा भी हुआ है। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि वाकई आज भी अगर हम इतने साल बाद में सिर्फ इसी बात की बात करें कि महिलाओं के विकास की, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करें, तो मुझे लगता है कि ये बेईमानी साबित होगी। और राजनीतिक दलों को कुछ समझना चाहिए कि वाकई जो वोट की फसल निकाटे उस पर गौर भी फरमाएं कि आधी आबादी को कष्ट किस चीज का हो रहा है। मूलभूत सुविधाएं तो मिलनी ही चाहिए। चलिए, लेकिन जो भी है, मैं इस बात के लिए जरूर कहूंगा कि आप मतदान जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।